हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्स वीडियो वेयर वी फाइंड द न्यू मेथड ऑफ फिजिक्स और ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट बेसिक स्टेप्स ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर हमने शुरुआत की हुई है क्लास 11th के सिलेबस की और उसमें हम शुरुआत कर चुके हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की। एज यू नो इन अर्लियर वीडियो वी हैव कंप्लीटेड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और जब तक यहाँ तक बात की जाए तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि जो हमारा फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर हम उसको अपने लाइफ में थोड़ा सा अडेप्ट करके देखें, अपनी डेली लाइफ में जो हमारी चीज़ें हैं वो किस तरह से हमारे आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने जो सीखा है अब तक, हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस के बारे में सीखा था। ये वीडियो मीन्स कह सकते हो वीडियो का सिलसिला थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था, फिर से कंटिन्यूटी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, फिर से हम करेंगे। आज बच्चे जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके कंपटीशन एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं या IIT के बारे में है, जी मेंस के बारे में, नीट के बारे में, तो वहाँ पर ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई रोट अर्लियर दैट इज सीडो फोर्स। यहाँ पर P साइलेंट है और स्यूडो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, क्यों हम इसे अप्लाई करेंगे, डिफरेंट फॉर्मूलाज या फिर कह सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, या फिर हम कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर करेंगे। ये करने से पहले बच्चे हम थोड़ा सा बेस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे वीडियोस में काफ़ी गैप हो चुका है, तो उसको रिकैप्चुलेट करें, यानी दोबारा से आपको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम रिकॉल कर देते हैं। हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट और रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट कर सकता है, राइट। तो न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए। सबसे पहले डिफाइन करता है फोर्स का, दूसरा हमें देता है मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी ऑफ द फोर्स, एंड थर्ड हमें नेचर बताता है फोर्स का। रिपीट करें, यानी फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कब तक, जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई। तो दैट मीन्स वो फोर्स को डिफाइन करना है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। दूसरा हमने किया था कि F इज इक्वल टू एम ए या F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अगर हम सेकेंड फोर्स की बात करें तो dp अपॉन में dt ही हमारा वैल्यू होगा, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू फोर्स। क्लियर। अब थर्ड हमने कहा था एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने ये पढ़ लिया तो हम दोबारा से रिपीट क्यों कर रहे हैं, और सूडो फोर्स क्या है, उसका ऊपर उसका क्या फर्क है। तो बच्चे अगर सूडो फोर्स की बात की जाए, ये एक तरह का इसको लेमन तरीके से देखें कि ये फोर्स है क्या। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिजिक्स की सबसे मजेदार बात यही है कि वो आपका जो टॉपिक है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर सूडो का मतलब होता है बेटा इमेजिनरी, ठीक है, फेक या फिर इल्यूजनरी, या फिर आप कह सकते हो जो हो ही नहीं, हाइपोथेटिकल, इस तरह का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिक की, ये हमारा जो फोर्स है वो हमारा फेक फोर्स है, वो हमारा इमेजिनरी फोर्स है, वो हमारा इल्यूजनरी फोर्स है, ये हमारा जो हाइपोथेटिकल फोर्स है। आप जिस नाम से इसको जानना चाहे उस नाम से इसको जान सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर सीडो फोर्स या सूडो फोर्स क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, और जरूरत क्यों पड़े उसकी। देखिए बच्चे, जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ किया था तो हमने ये बोला था न्यूटन सेकंड लॉ दैट इज F इज इक्वल टू ma दैट गिव्स अस द क्वांटिटी ऑफ द फोर्स ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, तो वहां पर हमने ये सीखा था कि सेकंड लॉ इज द बेसिक लॉ, यानी न्यूटन का सेकंड लॉ है वो रियल मोशन भी कह सकते हो, रियल लॉ ऑफ मोशन कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट उससे डराइव किया था और सेकंड, इसलिए हमने इसको लोकल लॉ भी किया था, हमने इसको रियल लॉ भी कहा था, हमने बहुत सारी बातें की थी इसमें। मेन दिक्कत आई जब हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करके, या न्यूटन लॉ, हमने सेकंड न्यूटन लॉ हमने जो पढ़ा था, तो सेकंड न्यूटन लॉ में हमने कहा था कि फोर्स जो है वो हमारा F इज इक्वल टू ma के बराबर है। क्लियर, यानी हमें फोर्स की वैल्यू पता चाहिए, कहीं भी अगर फोर्स लग रहा है, अगर हमें मास पता है, एक्सेलरेशन पता है। बट कई जगह ये जो लॉ है न्यूटन का ये वैलिड नहीं हो पाया, ये वेरीफाई नहीं हो पाया। किन कंडीशन में? अगर आपको याद है जब हमने काइनेमेटिक्स की शुरुआत की थी और फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में हमने जब किया था, तो हमने उसमें रादर हम कह सकते हैं फर्स्ट लेक्चर में कि हमने कहा था कि हमारा जो वर्ल्ड है वो 2 चीजों पर टिका हुआ, आइदर वो रेस्ट कंडीशन में या फिर मोशन कंडीशन।
याद है? यस, मैं स्टेटमेंट बोलूं, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। ठीक है, एनी पर जब वो रेस्ट में है तो मोशन में हो सकता है, मोशन है तो वो रेस्ट में हो सकता है। याद है? हाँ, तो वहां पर हमने क्या कहा था कि वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, राइट? मैंने एग्जांपल दिया था बस में, जैसे अगर आप बस में बैठे हैं, आपके को पैसेंजर्स के लिए आप रेस्ट में हैं, बट जो पैसेंजर आप कोई बाहर खड़ा होकर आपको देख रहा है तो आप क्या हो? मोशन में। ठीक है, सिमिलरली मैंने कहा था अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ दैट्स मीन्स मैं रेस्ट में हूँ, बट अगर कोई अर्थ से बाहर कोई बैठा देख रहा है, ठीक है, स्पेस के अंदर से देख रहा है, तो अर्थ क्या है? मोशन के अंदर। अगर मोशन में है तब उस केस में हमारे पास क्या है? हमारा जो है कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है, यानी मैं मोशन में हूँ। तो वहां पर हमने ये चीज रियलाइज की थी और यही हमारी प्रॉब्लम आई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, दैट इज सेकंड जो हमें क्वांटिटेटिव यानी रियल लॉ ऑफ मोशन है उसमें। तो यहाँ पर हमारी जो कॉन्सेप्ट आता है वो दो, एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अगर आप मोशन को देख रहे हैं तो वो कौन से फ्रेम में देख रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन, वो कौन डिसाइड करेगा? वो ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आप अगर मुझे एज ए ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके लिए मैं रेस्ट में हूँ, बट ऑब्जर्वर कहीं बाहर है, अर्थ से बाहर, तो वो ऑब्जर्व करेगा तो मैं मोशन में हूँ। तो मेन की क्या है यहाँ पर कि मेन की हमारे पास दैट इज ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करेगा कि आपका मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में। इसके बाद बच्चे हमने किया था कि हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमने किया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने किया था कि हमारे पास अगर फ्रेम एक तरह का हमें ऑब्जर्वर है, उसके पास टाइमिंग ऑब्जर्विंग सब कुछ वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्लियर? तो उस केस में अगर हम देखें तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारे दो, पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम सूडो फोर्स के बारे में। तो हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बच्चे दो तरीके का होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चे दो तरीके का हो गया। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले हम वन बाय वन इसकी बात कर लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? हमने जहां न्यूटन लॉ, जो यानी सिंपल तरीके से, कोई भी मैं डेफिनेशन फॉर्म में नहीं बताऊंगी, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को होल्ड करे या फिर जिसके ऊपर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अच्छे से लगा सके, वो आपका क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैन होल्ड गुड। अगर वो अच्छे तरह से लग सकते हैं तो वो क्या होगा? आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर हम ये कंज्यूम करेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू 0। बेसिकली हम वहां पर क्या करते हैं, एक्सेलरेशन होना चाहिए 0 के बराबर। तो यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे इसके नाम से ही है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, या एक्सेलरेशन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ना वो अच्छे से होल्ड ना कर पाए। तो बेसिक हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर जो है वो डिसाइड करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन, तो वहां से हमारे पास ऑब्जर्वर यानी उसका अपना व्यू होगा, दैट मीन्स उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट मीन्स वो डिवाइड होगा 2 हिस्सों में। तो अब तक हमने किया ना बच्चे, जहां हम न्यूटन लॉ ऑफ जैसे पुली का हो, चाहे लिफ्ट का हो, चाहे कार्ट का हो, चाहे किसी का भी चीज को, वहां हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है। वहां पर एक्चुअली हमारे पास क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी हम वहां पर बात करें हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो अच्छी तरह से काम करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका एक्सेलरेशन, यानी अब हम ऑब्जर्वर का मोशन भी काउंट करेंगे कि ऑब्जर्वर का मोशन किस तरह से काम करता है। उसी को बताने के लिए हमारे पास यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है तब उसके ऊपर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैसे लगाया जाएगा, तो वहां पर हम यूज करेंगे सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स एक तरह से क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी, यानी आप कह सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने एक तरीका यूज कर लिया। अगर मैं सबसे बेसिक बात करूं, एक तरह का जुगाड़ है, राइट?
हमारे लिविंग तरीके से बात की थी कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर मैंने कोई अपनी तरीके से कोई ट्रिक लगा दी, ठीक है। अब दूसरा कोई मेरे पास प्रॉब्लम आता है और मैं उसी के ऊपर के वही ट्रिक लगा दूं, फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाए। फिर तीसरा है, फिर से वही मैं ट्रिक लगा दूं, दो क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो हम एक तरह से कह सकते हैं हमने एक तरह के हमारा अपना इल्यूजनरी इमेजिनरी जो हमें एक्चुअल में नहीं, हमने अपने आप ही एक चीज डेवलप कर ली किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इजी से ट्रिक करने के लिए। तो वहां पर हमारा जो है सूडो फोर्स काम करता है। तो बेसिकली सूडो फोर्स वहां काम करता है जहां पर हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, और वहां पर हमें काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, वहां पर हमारा एक्सेलरेशन क्या है, वो जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन में है, साथ साथ आपका ऑब्जर्वर भी मोशन के अंदर है। जब वही सिचुएशन होगी अगर बस में आप बैठे हैं, आपके को पैसेंजर भी मोशन में और आप भी मोशन में, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को किस तरह से लगाएंगे, हम इसके डिफरेंट टॉपिक करके देखेंगे या फिर न्यूमेरिकल करके देखेंगे ताकि आपको चीज समझ में आए। तो बेसिक आज हम जो करेंगे वो सिर्फ सूडो फोर्स करेंगे। आप कह सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग सा जुगाड़, राइट। तो अब तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम आज क्या करने वाले हैं। अगर आपको इसको 5.5% भी समझ में आ गया ना बच्चा, यू डन इट, आप इसको आराम से इजी से कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, जैसे मैंने कहा अगर मैं रेस्ट में हूं तो मोशन, तो अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो वहां पर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को इतनी आराम से कैसे लगा सकते हैं। तो वहां पर हम ये इमेज कर सकते हैं कि अर्थ की रोटेशन है वो बहुत स्लो है, मीन्स ना के बराबर है, तो वहां हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को आराम से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको बताऊंगी बेटा, उससे आपको ये चीज ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा और उससे बिहाफ पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अब तक आपको इतना समझना है कि सूडो फोर्स एक तरह का इमेजिनरी फोर्स है जो कब लगाया जाता है, जब आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। दैट मीन्स आपका जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपको इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे ये चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। तो एक बार आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम करते हैं। तो अब तक हमने बेसिक फाउंडेशन की है सूडो फोर्स की। तो एक बार हम दोबारा से अगर इसको लिखें तो सूडो फोर्स कहाँ है, सूडो फोर्स आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उसके ऊपर अच्छे से काम करता है जब वो क्या हो, A is equal to not equal to is not equal to zero, that is it is in non-inertial frame of reference, ठीक है। यानी बेसिक ये हमारे कहाँ काम करता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर काम करता है। तो अब मैंने कहा था एक मैं आपको न्यूमेरिकल बता रही हूँ, वो न्यूमेरिकल से आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कब आप क्या सूडो फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अब मान लीजिए आपके पास आपके पास एक लिफ्ट है, ठीक है, आपने यहाँ पर एक वेट हैंगिंग कर रखा है, मास उसका m मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये वेट है तो क्वाइट ऑब्वियस है, तो यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगी और यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा जो लिफ्ट है ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है, ठीक है। अब इस चीज को ऑब्जर्व करने के दो तरीके, जैसे हम बेसिकली अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा इस चीज को देख रहा है और ये बता रहा है कि इसमें किस तरह से मोशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एफबीडी डायग्राम बनाएंगे। और एफबीडी डायग्राम बनाने के लिए यहाँ से अगर हम एफबीडी डायग्राम बनाऊं तो ये हमारे पास W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड, टेंशन ऊपर की साइड लग रही है तो टेंशन ये हो गई हमारे पास, साथ में यहाँ एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन होगी हमारे पास a। तो हमने क्या लिखा था, द नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, दैट इज नेट फोर्स किसके बराबर है, ma के बराबर ना। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या लग रहा है बच्चे, देखिए एक्सेलरेशन यहाँ से अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो t इज इक्वल टू ma प्लस में mg, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, यानी हमारे पास जो टोटल टेंशन आएगी दैट इज इक्वल टू ma प्लस g, ठीक है। अब इस मान लीजिए ये ऑब्जर्वर नंबर 1 है, इस ऑब्जर्वर जो कि बाहर से इस चीज को देख रहा था उसने ये चीज देखा कि ये जो आपके पास हैंगिंग मास है इसका जो टेंशन आया वो टेंशन कुछ इस तरह से आया, दैट इज T इज इक्वल टू A प्लस जी। अब सेम ही सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन में अगर ऑब्जर्वर मान लीजिए हमारे पास फिर से यही लिफ्ट है जिसपे हमारे हैंगिंग है, ये हमारा मास हैंग हो गया,
मास सिंपली वही m है, टेंशन यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, T क्रिएट होगी, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जर्वर बाहर ना खड़ा होके, अब ऑब्जर्वर है विद इन द लिफ्ट। अगर ऑब्जर्वर विद इन द लिफ्ट है, इसको ऑब्जर्वर नंबर 2 कहते हैं, ठीक है। और फिर से हमारी जो लिफ्ट है वो लिफ्ट का हो रही है ऊपर की साइड, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो रही है, ठीक है। ये समझ में आ रही बच्चा? हमने सबसे पहले क्या किया, लिफ्ट में एक मास हैंगिंग है और ऑब्जर्वर उसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमने ये देखने की कोशिश की कि टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, जो कितनी टेंशन प्रोड्यूस हुई है स्ट्रिंग में, दैट इज इक्वल टू MA प्लस T, राइट। अब इसके बाद अगर वो ऑब्जर्वर जो है वो अंदर है, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर अंदर है तब वो क्या रीडिंग लेगा। अब देखिए ऑब्जर्वर अंदर है, वो इस मास को देख रहा है। अगर वो इस मास को देख रहा है दैट मीन्स उसके लिए तो ये रेस्ट में है, ये कहीं मोशन है। अगर बाहर था तब उसको तो लिफ्ट ऊपर जाते निकल गई, मास भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट इस केस में हमारे पास जो है, अब ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये चीज क्या है, ये रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर एफबीडी डायग्राम में W इज इक्वल टू mg और ये हमारे पास क्या है टेंशन ऊपर, तो T इज इक्वल टू mg के बराबर हमारे पास आएगा। तो ये ऑब्जर्व करना जी यहाँ पर, तो इसका जो टेंशन है वो टेंशन किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू mg के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस ऑब्जर्वर ने बताया, देखिए सेम हमारे पास क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन होने के बावजूद भी हमारे पास जो रीडिंग्स हैं दैट विल बी नोट विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये ऑब्जर्वर कहता है कि ना ये हमारे पास रीडिंग आएगी T इज इक्वल टू M प्लस AG, और दूसरा हमारे पास क्या रहा है T इज इक्वल टू MG। तो यहाँ पर वो अगर दोनों कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, जब हमारे पास सिचुएशन सेम है आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है। जब ये दोनों आपस में लेबोरेटरी जाते हैं तो उसके बाद उन्हें पता चलता है, ये डिस्कस करते हैं कि वो कह रहा है मेरा ठीक है, वो कह रहा है मेरा, दोनों ने किया क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही तो लगाया है, बट एक लो एक सिचुएशन रिजल्ट डिफरेंट, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किस तरह से, तो ये देखते हैं तो जब ये लेबोरेटरी में जाके इसको आइडियलिज्म के अंदर करते हैं तब उस केस में हमारे पास जो फोर्स आता है, ये ऑब्जर्वर नंबर 1 जो है वो क्या है, वो एकदम एक्यूरेट है। वो एक्यूरेट क्यों है, क्या हो गया इस केस में, क्या हुआ, ऑब्जर्वर हमारे पास आइडियलिज्म में, जैसे मैंने अभी कहा आइडियलिज्म में देखेंगे तो हमारे पास जो है दिस ऑब्जर्वर नंबर 1 इज करेक्ट। क्या दिक्कत रहेगी यहाँ पर बच्चे हमारे, वही हमने पता हम अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सूडो फोर्स को, दैट इज इमेजिनरी फोर्स। यहाँ पर हमारे पास की सूडो फोर्स कब है, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर कहाँ है, वो लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट के अंदर है, बट वो लिफ्ट के साथ साथ क्या है, एक्सेलरेशन में। तो हमने क्या बोला था कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहां पर अच्छी तरह से तब होल्ड हो पाता है जबकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर वो मोशन में है, यानी ऑब्जर्वर खुद मोशन में है, तब इस केस में हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट जो हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा T इज इक्वल टू mg के बराबर आता है, राइट। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस ऑफ ma, ठीक है। तो यहाँ पर मैं P से डिनोट करती हूँ FP, यानी दैट इज सूडो फोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस ma। यहाँ पर बच्चे ये याद रखना कि ये जो फोर्स है ये है ऑब्जेक्ट का फोर्स, यानी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट का मास, और ये हमारे पास है एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर की। तो ये हमने एक तरीका निकाला किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ऑब्जर्वर का मास, यहाँ माइनस साइन किस लिए लगाया है कि किस डायरेक्शन में अगर आपका फोर्स लगा है तो उस डायरेक्शन में आप ये कह सकते हैं कि हमारा फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से बता सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है दैट इज सूडो फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ma, यानी यहाँ पर सेम हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू ma, उससे अपोजिट हमारा जो काम करेगा माइनस ma। सिर्फ ये याद रखना जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना है, वो फोर्स इंट्रोड्यूस करवाना है। अब देखिए हमने कहा था ऑब्जर्वर 1 ने अपनी ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वर 2 ने अपनी ऑब्जर्वेशन की, बोथ आर accurate or both are correct in their situation, but
ऑब्जर्वर वन क्यों आप कहेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स के हिसाब से हमारे पास रीडिंग इतनी आनी चाहिए, यहाँ ऑब्जर्वर टू के पास क्या है, यानी हमें क्या चीज यहाँ इंट्रोड्यूस करवानी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें फोर्स यानी इस अगर ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, ये तो रेस्ट में है, बट इसके हमने क्या सूडो फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है, और सूडो फोर्स अगर एक्ट करेगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या अगर ऑब्जर्वर या हमारे ऑब्जेक्ट किस साइड मूव कर रही है तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस कंडीशन में अगर हम फोर्स लगा के देखें, इस कंडीशन में अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो फोर्स है वो क्या किस तरह से हमारा फोर्स आएगा, तो एफबीटी डायग्राम बनाए बेटा, जब हमारे पास ये, तो बेटे यहाँ पर हमारे क्या है, एक हमारे पास एक एम ए आ जाएगा, तो अब हमारे पास टेंशन किसके बराबर है, टेंशन इज इक्वल टू एम ए प्लस में एम जी, और टी हमारे पास क्या होगा एम ए प्लस जी। ये रिजल्ट सेम कैसा है, इस रिजल्ट के जैसा। कब हुआ, जब हमने सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। बच्चे मैं दोबारा से बता रही हूँ कि सूडो फोर्स एक तरह का आप कह सकते हो फेक फोर्स है, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हमने ट्रिक के तौर पे हम इसको यूज किया है। तो यहाँ पर हमने देखिए सूडो फोर्स लगाया, बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सूडो फोर्स का जो फॉर्मूला है एज सिंपल एज न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, और यहाँ पर डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी, या F जो है वो ऑब्जेक्ट का इन फोर्स के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा, यहाँ पर मास जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, और एक्सेलरेशन जो होगा वो ऑब्जर्वर का, यानी ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या, और वो हमेशा जो है अपोजिट। अब ये देखिए ये ऊपर की साइड जा रहा था, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, फोर्स क्या है, सूडो फोर्स की हेल्प से हमने एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का थोड़ा सा हेल्प आउट किया। अब इसके बाद आपको मैं एक और एग्जांपल करवाती हूँ, जिससे आपको ये चीज थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और थोड़ा सा ये सूडो फोर्स के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ताकि आप जितने भी अपने न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप इजी से कर सकें। दूसरी बात और बच्चे कि सूडो फोर्स की हेल्प से आप छोटे तरीके से आपके न्यूमेरिकल को, यानी आप शॉर्ट ट्रिक के, मैंने जैसे आपको कहा कि शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज होता है, तो आप इजी से कंपटीशन एग्जाम में आप इसको सोल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ सूडो। अब देखिए हम एक फेमस बुक जो एच.सी. वर्मा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हमारे पास जो फोर्स है, हम सूडो फोर्स की हेल्प से किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे, मान लीजिए आप किसी व्हीकल में, ठीक है, व्हीकल में बैठे हैं और आप इसमें वो व्हीकल अपनी एक्सेलरेशन के साथ जाए, ठीक है। आप मान लीजिए किसी भी कार में बैठे, बस में बैठे, कार में, व्हाटएवर यू वांट, तो हम कार में बैठे क्यों बस में बैठे, ठीक है। तो हम एक अच्छी सी कार में बैठे और वहां पे हमने पेंडुलम लगा दिया, यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ेगा पेंडुलम, तो वहां पर हमने पेंडुलम लगा दिया। और पेंडुलम जब हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो एक कार है, मान लीजिए कि हमारे मेजोरिटी हम अपने यहाँ पे मैं थोड़ी ड्राइंग इसी तरह से कि हमारे पास ये कार है और हमने यहाँ पे पेंडुलम ये लटका दिया, ठीक है। अब ये पेंडुलम लटकाने के बाद जब हमारी एक्सेलरेशन, यानी अगर ये रेस्ट में है तो पेंडुलम एज सच इसी पोजीशन पर रहेगा, बट अगर हमारा व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारा पेंडुलम की डायरेक्शन क्या होगी, और पेंडुलम किस साइड जाएगा, कहाँ जाना चाहिए बताइए, राइट, अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका पेंडुलम का डायरेक्शन क्या होगी, वो पेंडुलम जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए पेंडुलम है, ठीक है, तो अगर ये हमारा इस तरह से मोशन हो रहा है तो इसको रेजिस्ट करने के लिए डायरेक्शन के लिए अपोजिट, यानी वो हमारा जो पेंडुलम वो अपने आप को इस तरह से, जितनी स्पीडिंग में कार होगी, जैसे अगर वो कम तेज चल रही है यानी उसकी स्पीड कम है, तो वो अपने जो मीन पोजिशन से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर वो ज्यादा स्पीड से चल रही है तो वो अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स हो जाएगी, यानी इस तरह से जब तक स्पीडिंग रहेगी तब। ये चीज आपने कभी सोची है? क्यों, वहां पर हमारे पास क्या अलग से कोई फोर्स लग रहा है, कोई कहेगा हवा लग रही है, हवा भी नहीं लग रही बच्चे, वहां पर अगर विंडो क्रॉस कर लिया तो भी पेंडुलम उसी डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा क्यों होता है, और ऐसा होने का कारण क्या है बच्चे? वहां पर हमारी लगती है फेक ग्रेविटी, वो हम आगे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि हम जैसे वो हमारी कार स्पीड अप होती है तो वैसे ही हमारा जो है वो पेंडुलम अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर पेंडुलम क्या है, टेंशन टी, W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो हमारे पास है। अब इसके बाद ये अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, तो पोजीशन चेंज कर देता है। यहाँ पर मैं इसका एफबीटी डायग्राम कि अगर ये पहले यहाँ था, अब ये यहाँ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये टेंशन तो होगी टी,
W इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब मान लीजिए इस कंडीशन के अंदर अगर आपको ये पता करना हो कि इसका एंगल कितना है, ठीक है, तो ये आप इजी से पता कर सकते हो विद हेल्प ऑफ सूडो मास। तो इसको करने से पहले हम एक देखिए, मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वर जो है सीट के ऊपर बैठा है, हमारा ऑब्जर्वर है, ये यहीं पे बैठा है और ये पेंडुलम को ऑब्जर्व कर रहा है। तो पेंडुलम ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये पेंडुलम कैसे जा रहा है, ये पेंडुलम अपनी डायरेक्शन को इस तरह से चेंज कर रहा है। तो अब ऑब्जर्वर हमारा कहाँ हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है दैट मींस एक्सेलरेशन है तो ऑब्जर्वर भी इसी स्पीड से जा रहा है, तो यानी a इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, हम सूडो फोर्स लगा सकते हैं। और सूडो फोर्स लगाने की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को इजी से सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखिए बच्चे, यहाँ पर हम एलबीडी डायग्राम बनाए तो यहाँ पे देखिए W इज इक्वल टू mg, यहाँ पे m इसी डायरेक्शन में लग रही है। रात ये हमारा डायग्राम क्यों, मैं अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगाऊंगी तो पेंडुलम इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसका एलबीडी डायग्राम को हम करेक्ट कर देते हैं कि हम ऑब्जर्वर इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको करेक्ट करें तो हमारे पास किस तरह से रहेगा, एलबीडी डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, वो हमारा इस साइड है, ठीक है, ये हमारे पास टेंशन हो गया, टेंशन की, क्लियर। अब हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, W इज इक्वल टू mg हमारे इस साइड है, और अब जो हमारे पास सूडो फोर्स को बात करना तो सूडो फोर्स हमारे किस साइड लग जाता है, mk, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि हमारे पास किस तरह से टेंशन की वैल्यू, मान लीजिए मुझे टेंशन देखना कि कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर टेंशन इधर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने किया था एफबीडी डायग्राम, राइट। अगर आपने एफबीडी डायग्राम को ध्यान से समझा है तो किसी भी ऑब्जेक्ट में चाहे कुछ भी पूछ रखो आप इजी से लेफ्ट को अप डाउन को, आपको डाउन से राइट को लेफ्ट से कंपेयर कर दीजिए, आपके पास सारा काम हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि हमारे पास तो ये ऑब्जर्व ये है, ठीक है, टेंशन, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा अपवर्ड साइड और एक बनेगा डाउनवर्ड। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या बनेगा, थीटा, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे, दैट इज ये हमारे पास बनेगा t cos ऑफ थीटा और ये हमारे पास बनेगा t sin ऑफ थीटा, क्लियर। ये देखिए बच्चे, मैंने सिर्फ इसके कंपोनेंट्स यानी हमारा जो टेंशन है, टेंशन के कंपोनेंट बनाए क्योंकि हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकल रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास इस तरह से हमारे टोटल फोर्सेस लगे, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेट करें तो हमारे पास आया t cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू mg और t sin ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू ma, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरह से है तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अगर यहाँ पर हम ये देखें हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम क्या है हमारे पास आएगा t से t कैंसिल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a by g, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a by g। तो ये हमारे पास थीटा यानी विद हेल्प ऑफ हमने सूडो फोर्स कि हमारे पास ये ma यानी उससे अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक साइड लग रहा था देखिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया ना, तो ये हमारे पास विद हेल्प ऑफ सूडो फोर्स वी सोल्व दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर हमें किस तरह से पता चल गया कि थीटा की वैल्यू क्या है। एक ऐसा कि क्वेश्चन हमारा एचसी वर्मा में है, उसमें बस सिर्फ लिफ्ट के अंदर उसको रखा है और उसका एक्सेलरेशन दिखाया गया है, आप उसको सिंपल इस तरह से भी फोर्स के साथ कर भी सकते हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चे, यहाँ पर अगर आपने देखा है कि अब जितनी भी a की वैल्यू ज्यादा होगी थीटा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, दैट मीन्स आपका व्हीकल जितना स्पीड अप होगा, जितनी जैसे पहले 20 की स्पीड है, 20 की स्पीड में वो अपना वो इतना है, 40 की स्पीड करोगे तो एंगल और चेंज हो जाएगा, 60 की स्पीड करोगे तो और भी, यानी आप सिर्फ ये देखें कि एंगल चेंज कैसे हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है विद हेल्प ऑफ स्पीड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, विद हेल्प ऑफ सूडो फोर्स हमने इसको इजी से सोल्व कर दिया। बच्चे हम इसको यहाँ पर कई ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर बाहर है तब वो अगर कर रहा है तो भी हमारा रिजल्ट जो है दैट विल आल्सो सेम, बट वहां पर हमारे पास है ना कुछ और फोर्सेस, हमें साथ के साथ और भी सर्कमस्टांसेस लगाने पड़ेंगे, तो हमारा थोड़ा सा क्या होगा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उस चीज को कॉम्प्लिकेटेड को हमें क्या करना है, हमें इसको सोल्व इजी से सोल्व करना है। न्यूमेरिकल को हम ऐसा चाहते हैं कि इजी से सोल्व हो जाए,
वहां पर हम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मैंने ये प्रूव हो सकता है, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ भी सकता है किस तरह से। बट यहाँ पर हमने क्या है सूडो फोर्स का देखा है, किस तरह से हमने सूडो फोर्स की हेल्प से इसको इजी से सोल्व कर दिया। अभी एक बार और कर देते हैं, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आप सूडो फोर्स को और आराम से कर देते हैं। तो नॉर्मल सा फोर्स हो गया। अब यहाँ पर हम मान लीजिए हमारे पास एक लिफ्ट है, उसके अंदर एक स्प्रिंग, ठीक। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, स्प्रिंग वाला पूरा बना लेती हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। हमारे पास एक स्प्रिंग है और यहाँ पर हमारे पास पुली है, यहाँ पर पुली के इस साइड हमने वेट लगा दिया, मान लीजिए 1, यहाँ पर पुली के हमने वेट लगा दिया 3, ये 1 kg हो गया, ये 3 kg हो गया, क्लियर। और इसके बाद हमारे पास ये टेंशन, ये सारा का सारा सिस्टम हमारे पास हो गया, टेंशन क्रिएट होगी सपोर्ट से। ये हम मान के चले हमारे पास ये हो गया जी बाय 10, ठीक है। इसको हम एक्सी वर्ग में क्वेश्चन है, इसको 1.5 kg कर लेते हैं और ये 3, ठीक है। अब हमारे पास ये पूछा गया है कि हमारे पास सिस्टम समझ में है, आपके पास एक पुली है, एक तरफ मास उसका है 1.5 kg, एक तरफ उसका मास है 3 kg। अब ये सारा सिस्टम एक लिफ्ट में है, स्प्रिंग से वो पुली अटैच है और लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट का आपको ये देखा वो कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, g/10 से, क्लियर। अब आपको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कितना टेंशन, मेनली आपको यहाँ पर टेंशन बताना है या मास बताना है। आप कोई भी पहले टेंशन निकाल लेते फिर मास निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई है कि आपको ये बताना है कि वो स्प्रिंग जो नीचे जा रहा है तो उसका मास कितना, सॉरी उसके टेंशन कितने है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम इसको क्या करें, इसको सोल्व करने का तरीका जैसे हमने पुली वाला किया, ऑब्जर्व भार अगर हमें बहुत सारी चीजें को वही है ना, मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हम उसको सिंपलीफाई करना है। हो सकता है ऑब्जर्वर बाहर भी खड़ा हो तो उसके बाद यहाँ पे भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बट हमें तो सिंपल ट्रिक से करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा ऑब्जर्वर जो है वो अंदर ही है और वो सारा सिस्टम जो है उसको देख रहा है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो है अगर ये ऑब्जेक्ट ये नीचे की साइड जा रहा है तो ये इसका एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की साइड है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये सारा सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब वो इसको ऑब्जर्व करके बताएगा, जैसे कि हमने पुली वाले क्वेश्चन में किया था कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नॉन ऑब्जर्वर क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो हम कौन सा फोर्स लगाएंगे, हम लगाएंगे सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स क्या कहता है, F = -ma। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि हम इसको ये मान के चलिए हमारा सिस्टम सिर्फ इतना है, हम इसका ऑब्जर्व नहीं करते। तो कब करेंगे, तो हम सूडो फोर्स देंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमारे पास सूडो फोर्स का लगेगा, दैट इज ma, दैट इज 1.5 और g हमारा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है g/10। तो मैं इसको g/10 से मल्टीप्लाई कर दूं। आई एम गेटिंग माय पॉइंट कि हमें सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन, ये ऊपर की साइड जा रहा है, हमें क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा, इसके ऊपर का 3 × g/10। हमारा एक काम तो खत्म हो गया, यानी हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे सूडो फोर्स लगाना था और सूडो फोर्स की हेल्प से हमने ये दो फोर्सेस के ऊपर लगाए। अब बच्चे आप ये मान के चले कि अब आपका जो भार का एक्सेलरेशन है वो आपके लिए नेग्लेक्ट हो गया, यानी a = 0 कि आपने जो सूडो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में रेस्ट में ही तो कर दिया आपने। अब उसके बाद सिंपल क्वेश्चन जैसे आपने किसमें किया था, जिस तरह से आपने पुली वाले क्वेश्चंस में किया था, एफबीडी डायग्राम बनाइए और सिंपल इसको सोल्व कीजिए। तो बच्चे सबसे पहले मैं एफबीडी डायग्राम बना रही हूँ फर्स्ट वाले का, दैट इज अगर मैं इसका बनाऊं, ये हमारे पास 1.5 ठीक है केजी है ना। तो सबसे पहले इसकी टेंशन लग रही है ऊपर की साइड, हाँ भाई टेंशन लगा देते हैं। एक फोर्स बच्चा हमारे पास लग रहा है 1.5 g/10, राइट। और एक W = mg, हमेशा वेट जो कभी चेंज नहीं होता, W = mg यानी 1.5 × T, क्लियर, एंड मास 1.5 हो गया।
एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, ऊपर की साइड वाला एक्सेलरेशन। तो बना दीजिए इक्वेशन। इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो बच्चे यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन ऑफ टेंशन दैट इज सेम डायरेक्शन, तो t प्लस 1.5 g/10, ठीक है, और प्लस क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है 1.5 into g that is equal to what I have done t माइनस क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में बच्चे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस दैट इज इक्वल टू ma, मास कितना है हमारे पास 1.5 into 3। ये चीजें समझिए बेटा, हमेशा F इज इक्वल टू ma करते हैं ना, टोटल नेट फोर्स कितना है, टेंशन ऊपर ये पॉजिटिव है, एफबीडी डायग्राम में हमने और कनेक्टेड मोशन में बहुत अच्छे से किया है, अगर नहीं है तो आप जो मेरे प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो t और a दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर t आप इस तरह से t 1.5 g/10 प्लस 1.5 into g इज इक्वल टू 1.5, ये हो गया हमारे पास पहला काम, ये भी हमारे पास इक्वेशन होगी फर्स्ट, क्लियर। अब इसके बाद देखिए बेटा हमारे पास दूसरी इक्वेशन में क्या है, टेंशन ऊपर की साइड लग रही है, नीचे के साथ W इक्वल टू 3g लग रहा है, और सूडो फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3g/10 लग रहा है, एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो बच्चे यहाँ पर हमारी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, करते हैं अब इसको सोल्व, तो अगर इसको भी ऊपर से कर देते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। देख लीजिए अब इसका हमने ऑलरेडी डायग्राम बनाया, तो हमारे पास इक्वेशन बनाइए, देखिए एक्सेलरेशन और टेंशन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे 3g/10 प्लस 3g minus of t that is equal to ma, that is 3a. This is the equation number 2, this is the equation number 1 and this is the equation number 2. With the help of equation number 1 and 2 we can find out the value of t as well as a. अगर देखिए हमारे पास इक्वेशन है t minus 1.5 divided by 10 into g minus 1.5 into g 1.5 into a, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज मैं t को अगर करूं, t हमारे पास क्या है माइनस t प्लस 3g/10 प्लस 3g इज इक्वल टू 3a, इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर सॉल्विंग बच्चे मैं सिर्फ ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, सॉल्व योर फाइन, a की वैल्यू बच्चे आएगी 11/3, आप इसको सोल्व करके अगर देखिए इसको करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 11/3, और अगर हम किसी भी a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 22। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ये मैंने अभी इसलिए किया क्योंकि थोड़ा सा कम सम हो जाएगा, थोड़ा आपको भी थोड़े से परेशानी होगी, तो आप एक बार खुद से, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, सिंपल ये तो मेथड है कोई भी इक्वेशन सोल्व करने का, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब बात है कि हमारे पास टेंशन, हमें क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है ना, तो ये हमारे पास आ गया इतना न्यूटन, ये यहाँ तक हमारे पास टेंशन आ रही है, ये वाली ये टेंशन ये थी, अगर ये टेंशन थी यहाँ लग रही है टेंशन, तो ऊपर यहाँ पर टोटल टेंशन क्या लग रही है 2t, तो आपके पास जो टोटल टेंशन होगी ना बच्चे, टोटल टेंशन इन द स्प्रिंग यानी रोटेटिंग कितने देगी वो 2t के बराबर होगी, तो आपके पास t की वैल्यू है 2 into 22 दैट इज 44, यानी आपका जो स्प्रिंग बैलेंस है वो आपको रीडिंग देगा 44 न्यूटन। अगर मास पूछा जाए तो मास को कैसे लिखोगे, इसको g से डिवाइड कर दो, यानी m आपके पास आ जाएगा 44/10, यानी g से अगर मैं डिवाइड करूँ आपकी फिगर क्लियर करती है 44/10 दैट इज 4.4 किलोग्राम, तो इतना वेट वो दिखाएगा, चाहे किलोग्राम में करो चाहे टेंशन में करो, आपकी इच्छा, अगर वो फोर्स में करते हो तो 44 आएगा, अदरवाइज 4.4 आएगा। तो बच्चे यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया, अगर हम इसको ऑब्जर्वर को बाहर रख के करते तो सबसे पहली बात ये अपने आप ऊपर तो जा ही जा रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये आपस में ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो ये दोनों चीजों को आप इक्वेशन को सोल्व करो, उसको आपस में लिंकअप करो, उसके बाद सोल्व करो, ये थोड़ा सा क्या होगा कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हो सकता है बेटा, ये क्वेश्चन वैसे जैसे आप न्यूटन लॉ क्वेश्चन सिंपल तरीके से क्या किया है, बट मैंने क्या कहा सूडो फोर्स एक हेल्पिंग टूल है, आप उसको आराम से कर सकते हो अगर आपका जो है ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो
ठीक है। अगर वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो सीधा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाइए, काम कीजिए। अब तक हमने एफबीडी डायग्राम भी तो किया था ना। तो यहाँ पर हमने सोल्व करने की कोशिश की है कुछ एग्जाम्पल सूडो फोर्स से, और बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। तो आज के लिए सूडो फोर्स के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये चीज थोड़ा हेल्प आउट करेगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, शाबाश।